नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का छठा एपिसोड, जिसमें हम शुंग वंश, कन्ना वंश, सातवाहन वंश और गुप्त काल को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी को हम इस हैंड रिटेन नोट्स, जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है, इस नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार आप देखिए इस वीडियो को, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहती है। इसको देख लेने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट दीजिए, आपको लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक बार देखिए और बहुत कम समय लूँगा और अत्यधिक यूज़फुल कंटेंट दूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश, जैसा कि आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और उसका अंतिम शासक वृद्धरथ हुआ। ठीक है, वृद्धरथ को उन्हीं का सामंत कहिए या सेनापति जो विश्वामित्र शुंग था, उनका हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश का। विश्वामित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। भरहुत स्तूप का निर्माण विश्वामित्र शुंग ने करवाया और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। ठीक है, इसी के समय में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार होता है। ठीक है, उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पतंजलि किसके समय में था? तो विश्वामित्र शुंग के समय में। ठीक है, यानी शुंग वंश के समय में था। ठीक है, पतंजलि। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कन्न वंश। छोटा वंश है कन्न वंश। इसका संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा। बस 2 ही पॉइंट याद रखना है कन्न वंश से, संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा। अगला जो है दक्षिण भारत का ये वंश है सातवाहन वंश। प्राचीन इतिहास में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। ठीक है, इस वंश का एक जो बहुत ही विख्यात और सर्वशक्तिशाली माना जाए शासक हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस पे मूवी भी बना हुआ है, आप देखे होंगे साउथ का मूवी, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसी वंश का था। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का कार्य सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। अगला वंश है हमारा कुषाण वंश। छोटा वंश है, तो अगला वंश है हमारा कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश का शासक का नाम था, जो संस्थापक था कुषाण वंश का, उसका नाम था क्यूजुल कडफिसेस और अंतिम शासक था वासुदेव। ठीक है, ये वासुदेव अलग है और वो वासुदेव अलग था। ठीक है, कन्ना वंश का जो वासुदेव था वो अलग है। इसी के कुषाण वंश का ही शासक था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। और कनिष्क के समय में ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में होगा। ठीक है, और कनिष्क ने रेशम मार्ग का यानी सिल्क रोड का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने। ठीक है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और बुद्ध की खड़ी मूर्ति का भी निर्माण इसी कला में हुआ था, इसी के काल में हुआ था, है ना। ठीक है, बुद्ध की खड़ी मूर्ति इसी काल की देन है, यानी कुषाण काल की देन है। ठीक है,
भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी ने। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी ने। और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुरुआत हुआ। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुरुआत हुआ। ठीक है। 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। ठीक है। तो मैंने बताया था चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में होता है। मैं मिस्टेक से यहाँ पे लगता है 72 ईसा पूर्व में बोल दिया, 72 ईस्वी में होता है। ठीक है, यानी या प्रथम शताब्दी में लिख देता है। ठीक है, तो याद रखिए 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण काल में सबसे शुद्ध, सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया, यानी सबसे ज़्यादा चलाया गया और शुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में चलाया गया? तो कुषाण काल में। किसके काल में? कुषाण काल में। कनिष्क का राजवैद्य का क्या नाम था? तो चरक, जो चरक संहिता लिखा था। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित लिखा था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का नेपोलियन, याद करिए, समुद्रगुप्त को कहा जाएगा, आगे पढ़ेंगे। भारत का नेपोलियन। ठीक है। पांडे की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। पांडे की राजधानी मदुरई थी। पांडे की राजधानी मदुरई। और राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांडे की राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली। अब पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। वास्तविक शासक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था, है ना, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। और इसे नेपोलियन कहा किसने था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। याद रखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इसका समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? तो काच था। क्या था? काच। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि हरिसेन था। और समुद्रगुप्त को भी कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भी कविराज कहा जाता है ना, याद रखिए। 335 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनके शासन की उपलब्धियों को, यानी जो ये उपलब्धि हासिल किए थे, उसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णित है। किस अभिलेख में वर्णित है? समुद्रगुप्त के जो कार्य, जो उन्होंने कार्य किया, जो उपलब्धि हासिल किया, किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? रामगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? रामगुप्त। और रामगुप्त की हत्या करके, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा 380 ईसा पूर्व में। यानी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, रामगुप्त है। और रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईसा पूर्व में बैठता है। उनकी विधवा पत्नी से, यानी रामगुप्त की विधवा पत्नी से चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही ऐसा शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है। और इनके पूछेगा किस गुप्त शासक के पास में नवरत्न थे, यानी 9 गो विद्वान थे, तो वो थे विद्वानों का मंडल चंद्रगुप्त द्वितीय के पास में था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत का यात्रा किया था।
सिंपल से याद रखिए, फाहियान और हेनसांग दो के बारे में ज़्यादा करके पूछता है। फाहियान और हेनसांग और इतिसांग 3 है, तो फाहियान याद रखिए, फाहियान, ठीक है। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और हेनसांग से हेनसांग, से हर्षवर्धन, याद रखिए। यानी एक आपको याद रहेगा, अच्छा हेनसांग से हर्षवर्धन, तो फाहियान स्वाभाविक याद हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, ठीक है। अंतिम गुप्त शासक हुआ विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन सा हुआ? विष्णुगुप्त। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा संबंधित है। पूछेगा अजंता गुफा बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से, ठीक है। गुप्त काल में लिखी पंचतंत्र संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। ये 5 भागों में है। पंचतंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। गुप्त काल की राजाओं की शासकीय भाषा है ना, राज की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, संस्कृति के कारण से, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। भूराजस्व का कुल उत्पाद का 1/4 भाग से 1/6 भाग कर होता था, ठीक है। सील ऐसी भूमि होती थी, गुप्त काल में सील किस भूमि को कहा जाता था? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपहृत ऐसी भूमि होती थी जो जंगली होती थी। दशावतार, ठीक है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है ना, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये सब गुप्त काल की मंदिर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी रहेगी, देखने में भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी, ठीक है। तो छोटा चीज़ हमें सीखने में थोड़ा मोटिवेट करता है, लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसे देखिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच भी, और कमेंट कीजिए अगर कोई सुझाव हो मेरे लिए तो। थैंक यू।